गाइस, स्वागत है आप सभी का प्यार से स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्या करने वाले आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे ताकि हम अच्छे से इसे रिवाइज कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है ना। तो मैटर होता क्या है? मैटर होता है मैटर कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है एक स्पेस एंड हैव अ मास दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब उसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए इस पूरे यूनिवर्स में, उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करना है। और हैव अ मास, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे को मान लो मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं, है ना। अगर मैं कमरे में गया किसी, है ना, तो मैं स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा हूँ ना उस कमरे का। ये तो नहीं है कि मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा, है ना। ये पेन भी है, ये भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इतना जितने में रह रहा है, और इसका एक मास भी है। तो हम इसे क्या मैटर कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे मैटर कह सकते हो? हाँ कह सकते हो। तो मैटर क्या चीज होती है? ये तो पढ़ लिया तुमने, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। मैटर होती क्या चीज है? एवरीथिंग अवर सराउंडिंग इज कॉल्ड मैटर। तब इसका चैप्टर नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। जितनी भी तुम चीज देख रहे हो, जैसे ये बोर्ड है, ये फोन है जिससे मैं कर रहा हूं, ये मेरा माइक्रोफोन है, तुम हो, सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या है? मैटर है। मैटर हर चीज है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस एंड हैव अ मास, उसका एक मास भी हो। मैटर के दो स्टेट्स होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। एक केमिकल नेचर शो करता है और एक फिजिकल नेचर शो करता है। किसका? मैटर का। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम फिजिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल नेचर के बारे में मैटर के, क्योंकि इस चैप्टर में फिजिकल के बारे में है, केमिकल अगले चैप्टर में है। मैटर इन अवर सराउंडिंग प्योर, ऐसी कुछ है उसका नाम, है ना। तो चलिए बिना किसी देर के फिजिकल नेचर के बारे में शुरू करते हैं। तो फिजिकल नेचर में पहली बात आती है कि देखो, मान लो तुमने एक बीकर लिया, यहाँ पे बना देता हूँ बीकर, ठीक है। ये बीकर सही से बना है ना। यहां पे तुमने लिया वाटर ले लिया तुमने, यहां पे वाटर में अगर तुमने शुगर डाली, मान लो दो नींबू पानी ले लिया, नींबू पानी में जब तुम शुगर डालते हो ना, देखो जब तुमने देखा होगा, जब तुम अभी गर्मियां चल रही है, गर्मियों में इसमें नींबू पानी डालते हो, नींबू डालते हो तो इसका वाटर लेवल इतना ही रहता है। चीनी डालते हो तो इसका वाटर लेवल इतना ही रहता है। तो वो पानी, मतलब नींबू पानी, अगर नींबू निचोड़ के डालोगे तब तो इसका वाटर लेवल थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जब चीनी डालोगे तो चीनी जब तुम घोल दोगे इसमें तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो इसके अंदर पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स से छोटे छोटे जितने से ज्यादा पार्टिकल्स है ना इसके अंदर, उन पार्टिकल्स के ना, जो शुगर के पार्टिकल है वो इनके बीच में जाके रह लेंगे, यहाँ पे। जरूरी नहीं है यहीं रहेंगे, कहीं भी रह सकते हैं, बस उनको पार्टिकल के बीच में जगह चाहिए। तुमने कभी देखा है सॉलिड है, ये है सॉलिड, इसके ऊपर तुमने डाली चीनी, क्या वो उसके अंदर घुल जाती है ना? नहीं घुलती ना। क्यों? क्योंकि इसके बीच में वो पार्टिकल्स है, उनके बीच में गैप नहीं है, बिल्कुल चिपके ऐसे सारे एक साथ इकट्ठे हैं। लेकिन जो वाटर है उसके पार्टिकल्स थोड़े से खुले हैं, तो उसमें वो जल्दी से डिफ्यूज आते हैं। डिफ्यूज अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो अभी मैं इतना बता रहा था कि इसके अंदर डिफ्यूजर आती है। अब एक चीज देखना, जब इसके अंदर ये वाटर, ये पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए, तो क्या इसका कोई वाटर लेवल बढ़ता है? नहीं बढ़ता? जल्दी बोलो, अभी मैंने बताया नहीं बढ़ता है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रिस्टल डाल दूं, किसी भी एक, मान लो किसी भी एक पार्टिकल के डाल दी मैंने, ब्लू रंग की इंक डाल दी मैंने, इसकी जो ब्लैक रंग की इंक है, ब्लैक रंग की इंक डाल दी, ब्लैक इंक डाल दी मैंने। अब इसके अंदर जो सारा का सारा पानी है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल, ये अपने आप को डिवाइड करता रहेगा, जिससे सारे जितने भी पार्टिकल्स है ना इसके अंदर, उनके बीच की जो जितनी भी ज्यादा स्पेस है ना, वो सारे स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके बीच में रह लेगा। कभी तुमने ये चीज देखी है? तुमको अगर मैं बताऊं, ये है ऑयल, मान लो ये वाटर नहीं है, ये ऑयल में अगर तुमने, मान लो ऑयल में अगर तुमने पानी डाला ऊपर से, तो क्या वो उसके साथ रह लेता है? उसके साथ मिक्स हो जाता है? नहीं, वाटर ऊपर रहता है, यहाँ पे वाटर रहेगा,
यहाँ पे सारा ऑयल रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं वो गाढ़ा है, ऑयल क्या है, गाढ़ा है, तो उसके बीच जो पार्टिकल्स की गैप है वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो पानी उसके साथ डिजोल्व करने के लिए उसके पार्टिकल्स के बीच में जगह नहीं है, तो वो क्या कहेगा, भाई तू अलग से ही रह ले, मुझे नीचे रहने दे, तू ऊपर रह ले, क्योंकि वो ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे रहेगा और पानी ऊपर फ्लोट करता रहेगा, वाटर। ठीक है, इतना समझ आ गया ना कि वो पानी जाता कहाँ है और क्या चीजें होती है ना, इतनी चीज तो समझ आ गई तुम्हें, बड़ा अच्छा पढ़ाता हूँ मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रहा हूँ। देखो अब पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं, हमने मान लिया कि इसमें हमने पार्टिकल डाला, पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है, पार्टिकल इतना बारीक हो सकता है ना, तुम उसे देख भी नहीं सकते। हालांकि तुम अगर पावरफुल माइक्रोस्कोप भी लगाओ ना, तब भी शायद तुम उसे देख ना पाओ, क्योंकि उसके लिए बहुत माइन्यूट होता है, वो बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। अबे माइन्यूट की स्पेलिंग, हाँ माइन्यूट की स्पेलिंग ये होती है। तो देखो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी उसे कभी कभी देखा नहीं जाता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जैसे, उससे शायद हम देख पाए पार्टिकल्स को। हाँ देख भी सकते हैं वैसे। तो पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया। अब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया हमने, ये रहे पार्टिकल्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या 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 शो करता है, पार्टिकल प्रॉपर्टी क्या क्या शो करता है अभी बताता हूं। देखो मिटा दिया। पार्टिकल जो है, अभी मैंने बताया आपको पार्टिकल क्या होते हैं, जो किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में जो अरे यार पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, है ना, जो किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स की पहली प्रॉपर्टी है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। यहां लिख देता हूं पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, पहला कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, मतलब वो लगातार चलते रहते, कभी भी रुकते नहीं है। अगर तुमने देखा होगा अपने घर, जैसे तुमने गरम अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती मान लो, सेंट छिड़का मान लो, नहीं सेंट तो इतना नहीं, लेकिन अगरबत्ती मान लो, ये तुम्हारी अगरबत्ती ऐसी कुछ होती है ना, ऐसे है ना, ऐसे देखो, ये बढ़िया अगरबत्ती नहीं बनाई मैंने, ऐसे ऐसे इसका धुआं उड़ता है। जब इसका धुआं उड़ता है, मान लो तुमने अपने कमरे में रखी हुई है, तो पूरे कमरे में इसकी हवा फैली और कमरे के बाहर भी जा सकती है इसकी हवा, है ना। तो क्या ये शो क्या करता है कि ना, जो इसके पार्टिकल्स है जो उससे हीट से निकले हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मूव करते करते जा रहे हैं, वो मतलब कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, कभी भी रुकते नहीं है। अगर तुम बहुत दूर चले जाओ, बोलो यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तुम खड़े हो, बोलो यहाँ पे तो इसकी खुशबू ही नहीं आ रही, वो वहां तक आती है, लेकिन उसके तब तक वो जहाँ पे इतनी स्ट्रोंगनेस होती है ना इसकी, यहाँ पे नाक लगा के देखना कभी, तुम्हारी नाक में इतना बाल ना जल देना तुम्हारे, फिर बताना। तो यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो यहीं से निकले पार्टिकल्स अभी गरम, तो वो मूव करना कंटिन्यूअसली स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाके उनकी बहुत कम हो जाएगी जो भी पावर होगी, है ना। तो उसके बाद वो यहाँ पे जाके थोड़े से कम हो जाएंगे उसकी स्मेल, तो यहाँ पे तुम्हें शायद सुंगाई ना दे। तो ठीक है, ये एग्जांपल हमने ले लिया। अब दूसरी चीज क्या है, पहली चीज मैंने बता दी कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। अब दूसरी चीज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब सर, मतलब मैं बताता हूं, मतलब मान लो तुमने एक चौक लिया, अरे यार अभी लाता हूं चौक, रुको, देखो ले आया, ये है चौक, इसको मैंने पकड़ा और ऐसे टूट गया, देखो मैंने दो हिस्सों में इसे तोड़ दिया, तो क्या था ये, देख लो, नकली दिखा रहा मैं, देखो चौक के जो पार्टिकल्स हैं, ये था हमारा चौक, इसके जो पार्टिकल्स थे वो इसे ना टाइटली पकड़ के तो रखे थे, मैटर तो था, लेकिन ना इसके जो बीच की अट्रैक्शन फोर्स थी ना, इसके पार्टिकल्स की बीच की अट्रैक्शन फोर्स वो बहुत ज्यादा कम थी, तो मैंने इसे आसानी से दो हिस्सों में तोड़ दिया। लेकिन अगर मैं बात आऊं अपने मार्कर पे ही वही बात लाऊं, ये मार्कर, तो इसे मैं जितना मर्जी मोड़ लूं ये शायद टूटे ना, या मुड़ जाए लेकिन टूटे ना।
अगर मान लो बोर्ड ही ले लो, बोर्ड को अगर मैं मारूंगा तो टूट जाएगा नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू दिस चोक। अगर मैं मान लो आयरन ले लूं, मान लो मैं आयरन ले लूं, आयरन मुड़ तो जाएगा लेकिन वो बड़ी मुश्किल से टूटेगा, है ना। अगर मैं आयरन का कुछ भी सामान ले लूं, उसको अगर मैं मारते जाऊं तो वो मुड़ तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, बहुत कम चांसेस है उसके टूटने के। ठीक है, इतना पता चल गया तुम्हें। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब तीसरी चीज देखो सर, तीसरी चीज, हाँ तीसरी चीज क्या होती है उनकी, मतलब तीसरा इनकी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तीसरी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है दे आर स्मॉल। स्मॉल मतलब सर अभी मैंने बताया पार्टिकल्स के जो नहीं, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, कि वो किसी भी दो पार्टिकल के बीच में रह लेते हैं। अभी मैंने बताया ऑयल के पार्टिकल्स ज्यादा डेंस होते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं कर मतलब उन्हें अपने पार्टिकल्स के बीच में नहीं ला पाते, क्योंकि वो गाढ़ा होता है ना। तो इतना याद रखना, पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे होते हैं, उनमें ना बिल्कुल भी तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखने की जरूरत हो ना, तो उससे भी शायद ही तुम्हें दिखे, क्योंकि वो ज्यादा उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। अब पार्टिकल्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब दोबारा आते हैं अपने मैटर की तरफ। सर आप तो पार्टिकल्स से पूछते थे, हाँ भाई पार्टिकल्स कराने लग गया था मैं तो, मैटर के बारे में तो भूल ही गए। अब आते हैं मैटर के बारे में। मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, 5 स्टेट्स। क्या क्या होती हैं अभी बताता हूं। पहली स्टेट, 3 स्टेट तुमने बच्चों 6ठी क्लास से पढ़ी है तुमने, झूठ तो बोलना मत, है ना। अब पहली स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड ऐसी होता है ना यार, स्पेलिंग नहीं आती मुझे, गैस। देखो 3 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक बच्चे ने पूछा सर सॉलिड के बारे में बताओ ना, अभी बताता हूं। सॉलिड क्या होता है, रिजिड। सॉलिड इज अ रिजिड बॉडी। सर रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है जो बॉडी अपना शेप चेंज बहुत ही देर में करे। सर फिर से बताना, रिजिड बॉडी मतलब जैसे ये, दिस इज अ सॉलिड बिकॉज इट डज नॉट चेंज स्टेट वेरी इजीली। सर ज्यादा इंग्लिश होगी। देखो ये जो ये पेन है, मार्कर है, ये रिजिड बॉडी है। अगर मैं इसे मारता हूं तो ये टूटेगी लेकिन मुड़ेगी नहीं, है ना। तो रिजिड एक फिक्स्ड शेप में, रिजिड को तुम एक और चीज भी बोल सकते हो, फिक्स्ड शेप, मतलब इसकी शेप फिक्स है, बदल नहीं रही है ना। अगर मैं इसको मोड़ दूं शेप तो बदल जाएगी, रिजिड तो है ना, ये उतने ही मास ऑक्यूपाई कर रहा है, उतने ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो रिजिड तो है ये, है ना। अब बारी आती है अपने दूसरे वाले लिक्विड की तरफ। अब रिजिड का एक और बात बता दो, रिजिड को ना सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड, अगर तुम बोलोगे भाई स्पॉन्ज, सर मान लो एक कपड़ा है, कपड़ा, इफ दिस कपड़ा इज सॉलिड, यस वी कैन से दिस कपड़ा इज सॉलिड। कैसे सर देखो सर ये पन्नी भी सॉलिड है, हाँ ये सॉलिड है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक फिक्स्ड मास के हैं और एक फिक्स्ड शेप के हैं। इसको मैं मोड़ दूंगा, देखो मैंने मोड़ दिया, लेकिन इसकी जो मास है, इसका जो मास है वो तो फिक्स है ना, चाहे इसकी शेप बदल जाए, है ना, तो लेकिन ये स्पेस तो सेम ही ऑक्यूपाई कर रहा है ना, स्पेस सेम ऑक्यूपाई कर रहा है, और क्या इसका मास फिक्स है। ठीक है सर आगे पढ़ाओ, चल पढ़ा आगे बढ़ा। अब देखो लिक्विड स्टेट पे आते हैं हम। लिक्विड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट होती है तरल चीज, ज्यादा हिंदी होगी सर, थोड़ी मीडियम पे आओ। देखो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड होता है एक पार्टिकल्स के बीच में जब कम डिस्टेंस होता है ना, तो उसकी जो शेप होती है फिक्स नहीं रहती। जैसे इसके पार्टिकल्स के बीच में मैं स्पेस कम कर दूं तो क्या होएगा, ये फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है ना, पार्टिकल नीचे नीचे आने लग जाएंगे, गिर जाएंगे। जब पार्टिकल्स के बीच में जगह खुली खुली होती है, इसमें क्या था, पार्टिकल्स पूरे चिपके हुए थे, इसमें पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होती है, इनफ नहीं बोल सकते, स्पेस बिटवीन पार्टिकल,
पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा इनफ नहीं बोल रहा यार, इनफ बोल रहा हूँ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है कि दूसरा पार्टिकल भी उसके अंदर आ सकता है। इतना पढ़ लिया तुमने। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तुमने पढ़ ही चुका है, लेकिन फिर से एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, इतने नल्ले हो तुम मजाक कर रहा हूँ। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैस के बारे में तुमने पढ़ा होगा इनफ स्पेस, इसमें आएगा इनफ स्पेस, इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल, मतलब जो दो पार्टिकल हैं, सॉलिड में क्या रहा, दो पार्टिकल ऐसे थे, दिख नहीं रहा होगा, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, दोनों चिपके हुए हैं ऐसे 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 चिपके हुए हैं सारे। लिक्विड में क्या था, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, है ना। अब तीसरी गैसीय स्टेट में क्या है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, पूरी दूर दूर, पूरी दूर दूर, बिल्कुल भी पास नहीं आना, इनके बीच में बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं है। और ये सारी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अरे यार चौथी स्टेज तो बनाने भूल गए। चौथी स्टेज पार्टिकल्स की चौथी जो वो होती है कैरेक्टरिस्टिक, वो होती है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट, इसको जरा थोड़ा सा पीछे जाके ठीक कर देना, अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट, मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको, ये इसको, ये इसको, सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये बोले ना मैं इसको अट्रैक्ट नहीं करता, सारे अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बस अट्रैक्शन फोर्स कम है। ये जो पेन है इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, ये जो चौक है इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है। तो इसलिए जो पार्टिकल्स है वो चौक के पार्टिकल जल्दी टूट जाते हैं, इसके पार्टिकल नहीं टूट पाते क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब इसके बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बताऊंगा क्या करना पड़ता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखो अब चौथा स्टेट क्या होता है, चौथा स्टेट है हमारा प्लाज्मा। सर प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा, प्लाज्मा तुमने सुना होगा, प्लाज्मा वो सेल वाला नहीं, सेल वाला तो हम बाद में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा वाली स्टेट में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये सन है, बड़ा ही भद्दा सा सन है, लेकिन मान लो ये सन है, जस्ट इमेजिन दिस इज सन। सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है वो आती कहां से है। कभी कभी तुम्हारे मन में ख्याल आता होगा, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, बच्चा बोल रहा होगा कभी कभी सर मेरे मन में ख्याल आता है कि ना ये सन है ना, इतनी सारी एनर्जी आती कहां से, इसमें हाई टेम्परेचर तो है, हाई टेम्परेचर आता कहां से इस पे। तो बेटा हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि इसके बीच के जो इसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स, जो एटम होते हैं ना, इसके सन के जो एटम होते हैं, सन का टेम्परेचर जो होता है ना वो इतना हाई होता है कि एटम्स टूटने लग जाते हैं, इनके बीच में फ्यूजन होने लग जाती है, मतलब टूटने लग जाते हैं एटम, है ना, एकदम तहसनस हो जाती है पूरी, मजा आता है सर क्या बोला, मजा आता है। देखो एटम्स जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, जैसे टेम्परेचर वहां बहुत ज्यादा है तो एटम टूटते हैं, एटम टूटते हैं तो एटम से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो रेडिएट, इलेक्ट्रॉन प्लस आयंस, आयंस मतलब चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेडिएट होती है। अभी हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में आगे वाले चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस क्या होते हैं, रेडिएट होते हैं, और इसी आयंस और टायंस में लिख देना प्लस है, ये प्लस, इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, इन्हीं के मिक्सचर को हम कहते हैं प्लाज्मा। ये इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जब रेडिएट होते हैं तो ये इनसे मिलकर प्लाज्मा बनता है जो ये सन रेडिएट करता है। तो अब ये मत सोचना कि ये हीट रेडिएट करता है, अगली बार से अगर कोई बोले हीट रेडिएट करता है वो रैपटा मानना, उसके क्या प्लाज्मा की वजह से, प्लाज्मा की वजह से हीट रेडिएट करता है। सर सेम तो बोला, चलो भाई सेम बोला हो तो माफ करना, प्लाज्मा की वजह से सन हीट रेडिएट करता है, टेम्परेचर की वजह से नहीं करता। टेम्परेचर की वजह से भी कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं, हमेशा। अरे यार सब गलत बोल रहा हूँ मैं मजाक से, मजाक से हट के अब आते हैं बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन है, कंडेंसर था, है भाई,
बोलना सर शायद कंडेंसेट ऐसे कुछ था, कंडेंसेट, अरे ठीक कर लेना अगर मैंने गलत लिखा हो तो। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? जो आइंस्टाइन का नाम तो तुमने सुना ही है। अबे बोस कौन है? बोस है हमारे इंडियन साइंटिस्ट एस.एन. बोस। तो उनके सरनेम मतलब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनका सरनेम लिख दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। आइंस्टाइन ने क्या देखा? आइंस्टाइन ने बोला एक फिफ्थ स्टेट भी है इसकी, किसकी? मैटर की, लेकिन उन्होंने इसको प्रूफ नहीं कर पाए। आइंस्टाइन इसको प्रूफ नहीं कर पाए। उसी पे हमारे जो एस.एन. बोस है, उन्होंने क्या करा? एक्सपेरिमेंट किए। तब उन्होंने जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी उसको रिकैप करते फिर से एक फिफ्थ स्टेट निकाले, जिसको हमने नाम दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो फिफ्थ स्टेट क्या थी? फिफ्थ स्टेट थी कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को, मैटर को एक्सट्रीमली कूल कंडीशन में रखें, एक्सट्रीमली कूल कंडीशन में रखें, मतलब हम जितना हमारा मिनिमम अभी जितना टेम्परेचर हो ना, उससे 1000 मिलियंस ऑफ टाइम्स लो पे ले जाए, टेम्परेचर माइनस में ले जाए, तब जो मैटर का स्टेट होगा उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये बहुत जगह काम आता है, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज आएगा मिमी। अब देखो अगली बात क्या आती है। आप 5 स्टेट पढ़ लिए तुमने, है ना? 5 स्टेट पढ़ लिए। अब अगली चीज आती है, क्या भाई मैटर अपने स्टेट चेंज कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो कैसे कर सकता है वो मैं बताऊंगा, अभी बताता हूं। देखो अभी तुमने एक चीज देखी होगी, इसको अगर मैं आग लगा के पिला दूं तो एक स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में, है ना? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो क्या हुआ? इसका कंक्लूजन क्या लिखा? जब इसको हीट दी तो क्या हुआ? इसके बीच के पार्टिकल्स ब्रेक हुए, है ना? ब्रेक हुए इसके बीच के पार्टिकल्स, तभी तो इसके बीच के जब पार्टिकल्स ब्रेक हुए तभी तो ये लिक्विड स्टेट में आया, है ना? नहीं तो कैसे आता? इसी को कहते हैं हम चेंज इन स्टेट, मतलब सर फिर से बताना। अब देखो चेंज इन स्टेट का पहला मतलब क्या है? अगर तुमने बर्फ ली, बर्फ को क्या आदत है? बर्फ को आदत है ठंडी जगह में रहने की, माइनस के टेम्परेचर में रहने की। अगर उसको तुम रूम टेम्परेचर पे ले आए, अगर इस पूरी आइस को तुम रूम टेम्परेचर पे ले आए, तब क्या होगा? तब जो होगा ये मेल्ट करने लग जाएगी। यहाँ पे पानी मैं पानी हो गई, ऐसे गाना गाए गए, है ना? ये क्या हो जाएगा? पानी होने लग जाएगा, और एक टाइम पे आके ये पूरा ही पानी हो जाएगा, है ना? ये कैसे हुआ? इसकी स्टेट चेंज कैसे हुई? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे था, तो इसके बीच के जो पार्टिकल्स है वो हीट लेके टूट गए, जिसकी वजह से वाटर बन गया, पानी बन गया। इतना समझ आ गया? अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। तुमने दूसरा एग्जांपल पढ़ा होगा, लिक्विड से गैस होती है जब हम ज्यादा हीट रेडिएट कर दें। ज्यादा हीट रेडिएट कर देंगे तो क्या होगा? ज्यादा हीट रेडिएट कर देंगे तो उसके बीच के पार्टिकल्स टूटेंगे और वो जाके क्या हो जाएगा? वेपर में चले जाएगा। अब एक और चीज, लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है इसमें। लेटेंट हीट, सर ये लेटेंट हीट क्या होती है? आज बता रहा हूं। लेटेंट हीट होती है, तुमने ये चीज देखा होगा, देखी नहीं मतलब बता रहा हूं, करके देखना एक बार। घर में ट्राई कर लेना, बीकर मत लेना, तुम अपना पतीला ही ले लेना। पतीला अपना नहीं, मतलब घर में जो भी पड़ा होगा। यहाँ पे बहुत सारी बर्फ डालना, इसमें बर्फ ही बर्फ भर देना पूरा यहाँ तक, इतना ही भरना, तो ये पानी बढ़ जाएगा ना। अब देखो इसको तुम क्या करना, नीचे से ना बर्नर लगा देना। बर्नर मतलब तुम्हारी जो गैस, मतलब गैस कह रहा, जो चूल्हे की गैस है ना। बर्नर से क्या होगा? ये जब हीट पहुंचेगी तो ये जैसे ये मेल्ट करना स्टार्ट होएगा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, जैसे ये मेल्ट करना स्टार्ट होएगा बिल्कुल पानी बन जाएगा ना, बिल्कुल पानी बन जाएगा, तब इसको बर्नर को बंद कर देना, इसके अंदर उंगली डालना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर है वो सेम है, T1 T2,
T1 इज इक्वल टू T2। जो यहाँ के टेम्परेचर है और यहाँ का टेम्परेचर है वो सेम है। सर ये कैसे हुआ? यहाँ की जो टेम्परेचर था हमने तो उसे हीट दी, वो पानी में कन्वर्ट हो गया अपना। जब 100 डिग्री पे आ गया तो नहीं 100 डिग्री पे बॉईल होता है ना, 0 डिग्री से जब वो नीचे आ गया, इसका माइनस में टेम्परेचर था, इसने इसे 0 डिग्री से नीचे लाया, तब ये पानी में स्टार्ट हो गया बनना। एट द 0 डिग्री, जस्ट 0 डिग्री के बाद क्या होगा, ये पानी में हो जाएगा। और तब इसमें उंगली डाल के देखना तो T1 T2 सेम होगा। टाइम पीरियड नहीं है, टेम्परेचर है। कैसे सर? अब मैं बताता हूं। अब लेटेंट हीट का कंसेप्ट कहाँ गया इसमें? सर लेटेंट हीट का कंसेप्ट अभी बता रहा हूं। लेटेंट हीट क्या होती है? इसके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स थी पार्टिकल के बीच, हमने उसे लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, लिक्विड स्टेट में लाने के लिए उसके बीच के पार्टिकल्स को क्या करा? तोड़ा। उसके बीच के जो पार्टिकल्स थे उसको तोड़ दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ? इसकी लेटेंट हीट क्या हुई? लेटेंट हीट मतलब इसके बीच के पार्टिकल्स, अभी मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, अभी इसमें ध्यान मत दो, बस इस क्यूब में ध्यान दो। अब देखो इसके बीच के जो ये है पार्टिकल्स, इसके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको इसकी लेटेंट हीट बोलेंगे। समझ आया? फिर से समझाता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जैसे तुम इस पे आग लगाओगे जल जाएगा? जल जाएगा या पिघल जाएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि ये से इसकी एक लेटेंट हीट है। उतनी हीट अगर इसको दोगे लाइटर से, इतनी हीट इसको दोगे तभी ये मेल्ट करना स्टार्ट होएगा। ये तो नहीं है कि थोड़ी सी हीट दी है मेल्ट हो गया। कागज की हीट, लेटेंट हीट क्या होती है? कम होती है। वो कम हीट पे भी गैसियस फॉर्म में बन जाता है और उसके रेसिड्यू बच जाता है ना। पानी मान लो, पानी को बॉईल करने के लिए उसकी लेटेंट हीट क्या होती है? 100 डिग्री पे। 100 डिग्री उसकी लेटेंट हीट होती है। जैसे ही उतने तक वो पहुंच जाता है उसके बाद वो दूसरे स्टेट में चेंज होने लग जाता है। तो एक से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। अरे यार बड़ा ही गंदा चीज बनाई है। उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। समझ आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है केल्विन का कंसेप्ट। केल्विन का कंसेप्ट क्या होता है? सर केल्विन का कंसेप्ट मतलब, अभी हम इससे हटते हैं, यहां आते हैं केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन होता है, जैसे तुमने डिग्री फ़ारेनहाइट सुना होगा, डिग्री सेल्सियस सुना होगा, वैसे ही केल्विन होता है। केल्विन डिग्री में नहीं नापा जाता, केल्विन एक वैल्यू होती है। एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। अगर तुमने अपने फोन में सर्च मार लेना 0 डिग्री पे 273 केल्विन क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो आइस की लेटेंट हीट कितनी है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। इधर ये लिखा है, ये है आइस की लेटेंट हीट। क्यों सर? क्योंकि उसे 0 डिग्री तक आना है ना। 0 डिग्री आने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी, तो उसकी लेटेंट हीट कितनी होगी? 273 केल्विन। समझ आ गया? 273.15 केल्विन बोलते हैं वैसे इसे, लेकिन साइंटिस्टों ने 0.15 को हटा ही दिया और 273 लिख लिया। और लिक्विड टू सॉलिड नहीं, लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में जाने के लिए 100 डिग्री तक जाना पड़ता है ना। 0 डिग्री पे अगर 273 केल्विन है तो मैथमेटिकली इसका जो 100 डिग्री पे टेम्परेचर होएगा वो कितना होगा? 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। मतलब जो पानी की लेटेंट हीट है वो कितनी होगी? 373 डिग्री, डिग्री नहीं केल्विन, है ना। ठीक है, पता चल गया? ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ाओ। आगे क्या है? आगे है जो बॉइलिंग करते हैं हम। तूने देखा होगा जब हम बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग मतलब सर, बॉइलिंग मतलब जब तुम किसी भी चीज को उबालते हो तब उसकी लेटेंट हीट इतनी होती है। अगर तुम उसे कम करना चाहते हो तो इसे माइनस में भी ले जाओ, है ना। यहाँ पे माइनस कर दो। अगर तुमने माइनस में किसी चीज की आइस की टेम्परेचर क्या होता है? माइनस में होता है ना। तो माइनस का टेम्परेचर जब हम हीट दे के बढ़ाएंगे तो माइनस में पहले उसकी
केल्विन में निकाल लो, फिर उसका जो इतना बाद में आया 0 डिग्री 273 केल्विन, फिर माइनस करो, देखो कितना केल्विन कम हुआ है। ये चीज समझ आ गई ना तुम्हें। अब आगे देखो, एक चीज तो हम भूल ही गए, क्या सर, ये ऊपर क्या लिखा है, चेंज इन स्टेट, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। ओ सर भूल गए थे हम भी, मैं भी भूल गया था यार। अब चेंज इन स्टेट कैसे होता है, अभी मैंने बताया गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, है ना सर। कैसे, लिक्विड टू गैस पता है हमें, सॉलिड टू लिक्विड पता है हमें, लेकिन सॉलिड टू सीधा गैस, गैस टू सीधा सॉलिड, ये क्या होता है सर, मैं बताता हूं। गैस टू सॉलिड, गैस से सीधा सॉलिड अगर हम ले जाए किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी पार्टिकल अगर गैसियस फॉर्म में है उसको सीधा सॉलिड में ले जाए हम, तो उस वाले जो चेंज स्टेट है उसको हम क्या कहेंगे, तुमने इतना बताया सॉलिड को लिक्विड में ले आने के लिए क्या कहते हैं, है ना, वेपराइजेशन नहीं, पानी यार, पानी बनाना, बॉइल करते हैं, है ना। और लिक्विड टू वेपर स्टेट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, इवेपोरेशन। और फिर वेपर को पानी में ले आने के लिए कंडेंसेशन, पानी को फिर से सॉलिड में लाने के लिए कंडेंसेशन, है ना। ऐसे आगे आगे वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये हमारे नेचर में भी होता है। लेकिन गैस टू सीधा सॉलिड कैसे होता है सर, गैस सीधा सॉलिड को हम नाम देते हैं गैस टू सीधा सॉलिड, बिना किसी लिक्विड में बदले, बिना कंडेंस लिक्विड में बिना कंडेंस हुए सीधा सॉलिड में बदलने के लिए हम उसको कहते हैं डेपोजिशन। डेपोजिशन सर, डेपोजिशन, हाँ। जैसे तुमने देखा होगा CO2, ड्राई आइस देखी तुमने कभी, तुमने एक जादूगर को देखा ही होगा, है ना, जैसे एक बकेट में पानी भर के लाता हो, उसमें एकदम से बर्फ से डाल दे, इससे धुआं धुआं उड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, ड्राई आइस कहते हैं। CO2 के ही सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस, है ना। जब CO2 को हम कंप्रेस कर देते हैं, गैस टू सॉलिड सिर्फ तभी होता है जब हम पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दें, क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो उनके बीच के जगह कम हो जाएगी, जगह कम हो जाएगी तो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। CO2 के जितने पार्टिकल्स हैं उसको हमने बहुत ज्यादा कंप्रेस किया, बहुत ज्यादा कंप्रेस करने से क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स है बिल्कुल ज्यादा चिमड़ गए, तो उसी को हमने क्या नाम दिया, ड्राई आइस। जब वो पूरे ज्यादा चिमड़ गए तो एक सॉलिड की फॉर्म ले लिया। उसी को अगर हम पानी में डालते हैं तो एकदम से बाहर नहीं आती वो CO2, क्यों आती है, क्योंकि जो ड्राई आइस थी, CO2 वाटर के अंदर रह सकता है, नहीं रह सकता ना, तो एकदम से CO2 जो है वो अपने गैसियस फॉर्म में बाहर आने लग जाता है, उस जो भी वो जादूगर दिखाता है ना। तो अब जब भी कोई ऐसा जादू दिखाए तो उसकी तेरापटा मानना कि हमारे टीचर ने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है ना, ठीक है। अब चलो अगले स्टेट में चलते हैं। अगला क्या है, अभी हमने गैस टू सॉलिड पढ़ लिया, अब सॉलिड टू गैस। सर सॉलिड टू गैस, ओ सॉलिड टू सॉलिड नहीं, सॉलिड टू गैस। सर सॉलिड टू गैस कैसे होता है, सॉलिड टू गैस ऐसे होता है, कैसे, अगर तुमने सुना होगा नैप्थलीन की बोल, जो तुम कपड़ों में डालते ताकि कीड़े मतलब कीड़े कूड़े ना आए, बदबू ना आए, है ना, तो वो क्या होता है, सॉलिड होती है। क्या वो धीरे 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 कम 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 होके पूरी खत्म हो जाती है ना। इतना तुमने देखा होगा, या आपने टॉयलेट्स में देखा होगा, टॉयलेट्स में जो ओडोनिल लगा होता है ना, जो ओडोनिल लगा होता है, ओडोनिल क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, हवा दे जाता है दे जाता है दे जाता है दे जाता है ना। ओडोनिल का एग्जांपल ले लो, हवा देने के बाद वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बिना किसी वाटर फॉर्म में आए, तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम बोलेंगे क्या क्या क्या, इसके इस वाले फीचर को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सबमिलेशन। सब्लाइमेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, शायद सब्लिमेशन ही होता है, सबमाइलेशन नहीं होता, सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है जब भी कोई ओडोनिल जैसी चीज सीधा गैस में कन्वर्ट होए, बिना किसी सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट होए, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इतना समझ आ गया, चेंज इन स्टेट पूरी पढ़ ली हमने, पूरा मजा आ गया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक क्या है,
हमारा अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। सर इवेपोरेशन सर वही वाली ना, लिक्विड टू गैस है ना सर, है ना, सॉलिड टू लिक्विड है। सर क्या नल्ले इंसान हो आप, पता है हमें। अब तुम्हें एक चीज नहीं पता सर, क्या क्या नहीं पता सर, ऐसी क्या चीज है जो हमें नहीं पता, हम बताते हैं आपको, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। अब देखो, तुमने एक चीज सुनी होगी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सिर्फ ये नहीं होती कि पानी का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना, सिर्फ इवेपोरेशन का मतलब ये नहीं होता कि पानी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ ये नहीं होता इवेपोरेशन का मतलब। ये होता तो है लेकिन सिर्फ ये नहीं होता, मैंने ये नहीं बोला नहीं होता, ये होता है लेकिन सिर्फ ये नहीं होता। इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, देखो जैसी पार्टिकल्स चल रहे होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा गेन करते हैं तो फास्टली मूव करने लग जाते हैं, इतना तो मैंने तुम्हें बताया था पिछले बार में। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने पढ़ाया हुआ है, फिजिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ पढ़ो, है ना। क्या राइटिंग है यार मेरी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं पार्टिकल्स, है ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी मूव करेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो अट्रैक्शन है ऑफ अदर पार्टिकल्स, जो दूसरे पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, वो देखो। अब एक चीज बताना चाहता हूं मैं, इवेपोरेशन तुम्हें सिर्फ ये नहीं पता, इवेपोरेशन का मतलब असली मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का हीट लेके टेम्परेचर बढ़ा के उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो उस बीकर, अरे मान लो देखो एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, ये बीकर सड़े से मैं बना देता हूं। यहां पे तुमने कोई सा भी टाइप का वो लिक्विड टाइप लिया, कुछ भी काढ़ा मान लो, काढ़ा बनाती है तुम्हारी मम्मी, है ना। काढ़ा लिया, जब तुम इसे जितनी ज्यादा हीट दोगे, सर क्या मोमबत्ती बनाई है सर, वाह मजा आ गया। देखो चाहे तुम इसे ज्यादा हीट दोगे, ज्यादा हीट जाएगी इसमें, तो क्या होगा, इसके बीच के जो पार्टिकल्स है, डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन प्रोसेस तेज हो गया। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ मिलना, घुल जाना, उसे क्या कहते हैं हम, डिफ्यूजन। पार्टिकल ए डाला हमने, पार्टिकल ए यहां से डाला, पार्टिकल बी यहां से डाला, ये अंदर जाके क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, है ना। लेकिन इसी डिफ्यूजन प्रोसेस को, अभी मैंने बताया था पानी और चीनी का एग्जांपल, इसी डिफ्यूजन प्रोसेस को तेज करने के लिए हम अगर इसे गर्म कर दे तब ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अगर हम गर्म पानी है, चाय मान लो, चाय में एक प्याली चाय लो, एक प्याली पानी लो, दोनों में चीनी डालो, बताओ किस में ज्यादा जल्दी घुलेगी, चाय में। सर चाय ठंडी मत लेना, गर्म लेना, कहीं ठंडी चाय लेके आ गए सर घुली नहीं, ठंडी चाय मत लेके आना, गर्म चाय, कोल्ड कॉफी मत लाना, गर्म कॉफी लाना। देखो गर्म में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने लग जाते हैं। जल्दी जल्दी मूव करने से क्या होता है, जो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी है ना, वो जल्दी जल्दी मिक्स हो जाते हैं एक साथ, है ना। अब तुम एक डब्बा है, मान लो एप्पल का डब्बा है, ठीक है, पेटी है एप्पल की, इसमें बहुत सारे एप्पल हैं। अगर तुम इसमें थोड़े बहुत एप्पल डालो और यहां से ये 3 एप्पल डाल दिए तुमने, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में नीचे चले जाएंगे, है ना, बस हो गया, प्रोसेस हो गया। या तुम मान लो बेर डाल दे तुमने, ये क्या करेंगे, इसके बीच का स्पेस ऑक्यूपाई करते इसके अंदर चले जाएंगे। अब उसी जगह तुमने इसके ऊपर बेर डाल दिया और इस पेटी को पकड़े ऐसे पूरा शेक कर दिया, तो क्या होगा, जल्दी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएंगे। तो उसी वही चीज तो मैंने यहाँ करी है, यहाँ तुम्हें समझ नहीं आती, वहां तुम्हें समझ आती है ना। क्या करूं मैं, थोड़ा नीचे कर देता हूं इसे, है ना। ओ सर मोमबत्ती बनाई थी, हाँ मैंने नीचे नहीं करा था ना। अब देखो इतना समझ आ गया तुम्हें। अब एक और चीज है,
इवेपोरेशन जो होती है वो तेज भी कर सकते हैं हम। इवेपोरेशन को हम तेज भी कर सकते हैं। इवेपोरेशन के तेज कैसे कर सकते हैं? पहली चीज, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इतना तो हमें पता होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, काइनेटिक एनर्जी तेज होएगी, इवेपोरेशन तेज होएगा, इतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। दूसरा, सरफेस एरिया। क्या? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर तुम बढ़ा दोगे, देखो जैसे तुमने एक कपड़ा है, देखो आज मैं कपड़ा लाता हूं, कपड़े आया, देखो ये कपड़ा अगर मैंने गिल्ला करा और रख दिया, ये मैंने रख दिया, तो ये अब जल्दी सूखेगा या मैं इसे पूरा खोल दूं, खोल के पूरा लेटा दूं तब जल्दी सूखेगा? बताओ सर, जब आप पूरा खोल के इसे पूरा धूप में रख दोगे तब ये जल्दी हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर हम इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे ना, तो इसकी जो इवेपोरेशन वाली प्रोसेस है वो भी तेज होएगी। ठीक है, हाँ जी सर, इवेपोरेशन वाली प्रोसेस भी तेज होएगी। अब अगला फैक्टर बताओ। अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ये तुमने अभी तक एक चीज बतानी भूल गया मैं, ह्यूमिडिटी। सर आप भूलते ही रहते हो हर चीज बताना। ह्यूमिडिटी क्या होती है? उधर मैं इसलिए लगता है उधर लाइट पड़ती है यार। यार तुम सेटअप बनाऊंगा मैं, तुम सब्सक्राइब करो बस। ह्यूमिडिटी मतलब जब तुम्हारे एटमॉस्फेयर, मान लो सर्दियां हो रही है, विंटर चल रही है, विंटर में क्या होगा? विंटर में तुम्हें प्यास कम लगती है। क्यों प्यास तुम्हें कम क्यों लगती है? प्यास तुम्हें कम इसलिए लगती है क्योंकि तुम यहाँ खड़े हो। सर्दियों में जो बाहर का पार्टिकल्स है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उसमें वेपर ज्यादा है, पानी की वेपर ज्यादा है। तो तुम्हारे जो इनहेल एक्सहेल करते हो ना, तो तुम्हारे वो पार्टिकल्स तुम्हारी नाक से अंदर से जाते हैं और तुम्हें तुम्हारे अंदर की जो पानी की पूर्ति होती है वो पूरी हो जाती है ना। तुम्हारे अंदर के जो पानी जितना भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है और तुम्हें प्यास कम लगती है। उसी जगह यहाँ पे तो विंटर, यहाँ पे अभी चल रही है समर। अरे सर समर का नाम मतलब, समर की ऐसी तैसी, समर भी बढ़िया मौसम होता है। तुम्हारे साइड में पार्टिकल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो सारे वेपराइज कर दिए, है ना, वेपर स्टेट में थे उनको भी उड़ा के ले गया। तुम्हारे अब पार्टिकल ही नहीं है। पार्टिकल है तो इनहेल एक्सहेल करोगे, तुम्हें अपने अंदर की पानी की कमी पता चलेगी, तभी तुम्हें प्यास ज्यादा लगेगी, है ना। तो उसी का मतलब है ह्यूमिडिटी। जब तुम्हारे साइड में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से क्या होता है? तुम्हारे साइड के पार्टिकल्स डेंस होते हैं। अगर मान लो तुमने सर्दियों में कुछ भी कपड़े सुखा रहे हो, सर्दियों में तुमने देखा होगा देर में कपड़े सूखते हैं एज कंपेयर टू समर। क्यों? समर में जल्दी क्यों सूखते हैं और विंटर में देर में क्यों सूखते हैं? क्योंकि जो विंटर में ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा है। जो ये कपड़ा है, देखो जो ये कपड़ा है, अगर मैंने इसे रख दिया, रखने के बाद क्या हुआ? इसके जो इसके जो अंदर का पानी है उसे सूखने के लिए बाहर की जाना तो जरूरी है ना। इसके अंदर से पार्टिकल्स को बाहर जाना जरूरी है ना। तो बाहर तो पहले से ही वाटर है, पहले से वाटर है, बाहर तो जा ही नहीं पाएंगे, कम ही जाएंगे, जहां जहां नहीं होगा वहीं जाएंगे। अगर हवा चलेगी उधर के ये सारे जो पार्टिकल्स है हट जाएंगे, ऐसे वैक्यूम टाइप नहीं, ऐसे थोड़े पार्टिकल्स हट जाएंगे तभी जल्दी सूख पाएगा। तभी कहते सर्दियों में हवा चल रही है यार, ये सूख जाएंगे कपड़े। लेकिन मैं सर्दियों में हवा चल गई तो भाई साहब ठंड के मारे तो बंदे खत्म है। अब देखो समर में, उसी जगह समर में बाहर पार्टिकल्स ही नहीं होते। पार्टिकल्स नहीं होते तो क्या होता है? ये जो कपड़ा है इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसको बाहर जाने में आसानी होती है, तो जल्दी से सूख जाते हैं। ये तुमने बताया नहीं होगा किसी ने वैसे। भाई तुमने सोचा क्या है मुझे, क्या हूं मैं बताऊंगा तुम्हें, सब कुछ बताऊंगा। अब अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है हमारे पास नहीं आती, हमारे दूर से आती है। टेम्परेचर का भी खेल होता है इसमें। ये नहीं कि सिर्फ सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी से इवेपोरेशन तेज होती है, टेम्परेचर से भी तेज होती है। विंटर में टेम्परेचर कम होता है, समर में तेज होता है, इसलिए इवेपोरेशन तेज होती है। इतना हमने पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। चलो देखो आगे हमारा क्या है। आगे हमारा एक हॉट टॉपिक है, उसके बाद खत्म है। खत्म सर इतनी जल्दी? तो भाई सारे टॉपिक क्लियर कर दे तुम्हारे। कोई टॉपिक रहेगा तो कमेंट करो,
नहीं रहा तो सब्सक्राइब करो। सर सारी बात सब्सक्राइब पे क्यों आते हो भाई, मेरा काम यही है, मजाक करो। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? सर इवेपोरेशन से कूलिंग पहली बार सुना है। देखो जब भी तुम किसी चीज को गर्म करते हो ना, तुमने ये चीज देखा होगा, अगर तुमने एक पानी लिया, पानी मान लो या जो मर्जी मान लो। सर इस चैप्टर में तो बड़े बीकर बना रहे हो। हाँ भाई बनाने पड़ते हैं, केमिस्ट्री है ये, अगले चैप्टर में बनाऊंगा, बस सब्सक्राइब कर देना। बीकर है, बीकर में जब तुमने आग लगाई नहीं, गरम करा बीकर को गरम करा, वाह क्या मोमबत्ती है सर। अरे भाई तुम डिजाइन नहीं देखते, इंसान की मेहनत देखते हैं। जब तुमने इसे गर्म किया तो इसके पार्टिकल डिफ्यूज जल्दी होके बाहर निकल गए। मान लिया अब मैंने थोड़ी देर में इसे ऐसे रख दिया गर्म पानी को, थोड़ी देर में ठंडा हो गया, अपने रूम टेम्परेचर पे आ गया, है ना, और उसने वेपर रिलीज करे, तो इसके अंदर की गर्मी कैसे गायब हुई? कोई मुझे बता सकता है? इसके अंदर की गर्मी कैसे गायब हुई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर इसके अंदर की गर्मी ऐसे गायब हुई कि ना, बाहर का टेम्परेचर कम था, अंदर का ज़्यादा था, तो थोड़ा ऐसे हो गया बस। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। जब भी किसी इसके पास एनर्जी, जो इसे ना एनर्जी चाहिए कूल होने के लिए, इवेपोरेशन मतलब इसके जो वेपर्स हैं, इस पानी को कूल होने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी से कहाँ से मिलेगी? बाहर के पार्टिकल्स से। जैसे तुमने देखा होगा सर्दियों में कह रहा है, गर्मियों में मटका रखते हैं ताकि वो आसपास के माहौल को भी ठंडा कर दे। क्यों? क्योंकि जो मटका होता है ना, वो क्या करता है, बाहर के पार्टिकल्स को ना, जैसे गर्म हो रहा होता है ना, तो बाहर के पार्टिकल्स को ना अपने खींचने लग जाता है, बाहर की जो जितनी गर्मी अपने अंदर सोखने लग जाता है ना, वेपराइज होने के लिए सोखने लग जाता है। मटके का पानी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वेपराइज कर लेता है। साइड के जितने भी यहाँ पे पानी के वेपर के पार्टिकल्स है ना, जितने भी पार्टिकल्स है, इसको सोखता है। सोखने से क्या होता है, अब देखो, जैसे इन्हें सोखा तो क्या होगा, इसके जब पार्टिकल्स को सोखा तो इसकी जो हीट है वो कम वेपर के स्टेट में चले जाएगा। ये वेपर के स्टेट में चलेगा तो बाहर के जो गर्म वाले पार्टिकल है वो अंदर आने लग जाएंगे, और बाहर सराउंडिंग में जो टेम्परेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। यही हमने इवेपोरेशन कूलिंग में पढ़ना था। अब देखो, अब एक और चीज बताते हैं कि हमारा शरीर का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। सर शरीर का मैकेनिज्म, हाँ देखो, जैसे तुमने देखा होगा कि किसी भी ठंडी भी आइस भी है ना, आइस और गर्म पानी का एग्जांपल लेना, कि दोनों को रूम टेम्परेचर पे आना होता है। आइस है, आइस को अगर तुमने रखा हुआ है तो वो ना बाहर की हीट को लेगी। बाहर की हीट को क्यों लेगी? वेपराइज होने के लिए। वेपराइज होने के लिए वो बाहर की हीट को लेगी। नहीं, हीट वाले टेम्परेचर में ज़्यादा, हीट वाले केस में शायद हाँ कूल ही होता है। आइस वाले कंडीशन में साइड के पार्टिकल्स को खींचेगी ताकि वो गर्म हो पाए और वेपराइज हो जाए। जब वो गर्म हो जाएगी और वेपराइज हो जाएगी ना, उसके बाद वो क्या करेगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, क्योंकि उसने साइड के पार्टिकल्स से अपने अंदर हीट गेन करी। हीट इस डब्बा ने आइस ने हीट को गेन किया, हीट को लिया अपने अंदर, तो साइड के जो पार्टिकल्स है यहां से हीट ली तो उससे क्या हुआ, ये वेपराइज हो गया और आसपास का टेम्परेचर क्या हो गया, फिर से बताओ, कूल हो गया। समझ आ गया है ना? बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हीट गेन के बाद हमारे शरीर के मैकेनिज्म पे आते हैं। ये है हमारा चिंटू बोला, सर हमने बहुत खेला, फुटबॉल खेला इसने।
चिंटू ने बहुत ज्यादा फुटबॉल खेली, उसके बाद क्या हुआ चिंटू के साथ वो हम अभी पढ़ते हैं। चिंटू ने बहुत ज्यादा फुटबॉल खेली तो उसके पसीना आने लग गया। सर कह रहा सर पसीना क्यों आ रहा है? पसीना एक चीज टेम्परेचर से आ रहा है, और दूसरी चीज तुम्हारे शरीर का जो मैकेनिज्म है ना, तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो उसने क्या करा? बाहर की हीट को लेना स्टार्ट कर दिया। बाहर की हीट को जब वो मतलब कूल होने के लिए बाहर की चीजों को ही लेगा ना, ताकि वो वेपराइज हो जाए, ठंडा हो जाए, तो बाहर से जब वो हीट लेगा तो वेपराइज होकर जब शरीर से बाहर आएगा तो पसीने के रूप में, पसीना स्वेट भी बोलते हैं ना, स्वेट के रूप में बाहर आएगा। जब तुम्हारा अंदर की जो हीट है वो स्वेट के रूप में बाहर आएगी, क्योंकि गैसीय स्टेट में थी, बाहर आके वो थोड़ी सी कूल हो जाएगी, तो अंदर ज्यादा टेम्परेचर था, गैस में थी, बाहर आई तो लिक्विड में होगी, तो उसे हम नाम दे देते हैं स्वेट, पसीना। ठीक है, इतना समझ आ गया हमें पसीना क्यों आता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे शरीर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अगर तुम 2-3 मिनट पंखे वैसे खेल के एकदम से पंखे नीचे नहीं आते, लेकिन अगर तुम आ भी जाओ एकदम से पंखे के नीचे तो क्या होगा? उसके बाद पंखे के नीचे एकदम से आने के बाद क्या होगा? एकदम से आने के बाद तुम्हारे जो शरीर है वो बाहर से जल्दी जल्दी तुम्हें रिलैक्सेशन की महसूस होती है, कि हर एक मैटर अपने लोएस्ट स्टेट में रहना चाहता है। इतना तो तुम्हें पता होगा, हर एक चीज अपने लोएस्ट स्टेट में रहना मंजूर करती है, तो इससे भी अपने लोएस्ट स्टेट में रहना होगा। ये जब अपने लोएस्ट स्टेट में रहेगा तो जैसी बाहर से कूलिंग मिलेगी, ये एकदम से उसको पार्टिकल्स को गेन करेगा, हीट एनर्जी फेंकेगा अपनी, तो जल्दी जल्दी ये कूल हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस तेज हो जाएगा। सर आपने कहा था इवेपोरेशन से होता है डिफ्यूजन प्रोसेस तेज, लेकिन अगर पार्टिकल्स जल्दी जल्दी बाहर से आए, कूल करें इसे, तो इसका डिफ्यूजन जो हो जाएगा वो तेज हो जाएगा। टेम्परेचर जब अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर से कूलिंग मिल रही है, ऐसे कूलिंग बाहर से मिल रही है, पंखा चला हुआ है, तो ये क्या करेंगे? अंदर के पार्टिकल जो होंगे उनको बाहर से कूलिंग वेपर गेन करने में आसानी होगी। वेपर गेन करने में आसानी होगी तो क्या होगा? जब ये वेपर गेन करेगा तो ये इसके अंदर की जो हीट है वो बाहर आएगी स्वेट के रूप में। और स्वेट दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बाहर आके एकदम से वेपर स्टेट में चले जाते हैं, जो ऊपर से पंखा चल रहा होता है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा पसीना नहीं आता है ना। लेकिन वैसे पंखे के नीचे नहीं आना चाहिए खेलने के बाद, क्योंकि ना पसीने में ना एकदम से आते हो ना तो तुम बीमार भी हो सकते हो। तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर है ना अंदर एकदम से गर्म है, तुम बाहर से एकदम ठंडा कर दो तो सर्द गर्म हो जाती है और तुम्हें बुखार भी हो सकता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था, है ना। आज के चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के लिए। चलो शायरी सुना के जाता हूँ आज तुम्हें, तो शायरी मास्टर बन गया अब आप। हाँ यार, अब साइंस वाइंस तो तुम सब्सक्राइब करते हैं, तो शायरी सुन के ही शायद सब्सक्राइब कर दो। किसी महान इंसान ने कहा है, दिस रियलिटी। अरे यार हिंदी में सुनाओ क्या? हिंदी में सुनाओ। कौन सी सुननी तुम्हें बताओ, मोटिवेशन वाली या कोई ऐसी मजाक वाली? वैसे तुमने एक कोट तो सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो ये भी एक मोटिवेशनल कोट ही है ना। कोट वो वाला कोट नहीं, कोट्स, है ना। तो तुम एक चीज देखो, जो भी महान इंसान है वो पैदा होते ही अमीर नहीं हुए थे। उन्होंने मेहनत करी थी तभी वो अमीर हुए। ये तो बिना मेहनत करे कोई अमीर नहीं बन सकता। तुम सोचो, बैठे रहो एक जगह में, पेपर क्लियर हो जाए, नहीं हो सकता जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तुम भी अपनी लोएस्ट स्टेट में रहना चाहते हो, तुम्हें ही मन करते ना भाई यार क्या पढ़ाई अपने सोते रहो पूरे दिन सोते रहो, है ना। पूरे दिन सोते रहो तो अपने लोएस्ट स्टेट में हो तुम्हें उसमें अच्छा लगेगा, रेदर देन तुम पढ़ते रहो। उसमें क्या है, तुम्हारे स्टेट चेंज हो रहा है ना। तुम्हारा स्टेट मतलब वैसा वाला स्टेट नहीं, तुम पढ़ाई वाले मूड में आ गए तो तुम्हें एकदम से लोड पड़ने लग गए तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो उसी को कहते हैं, जब तक तुम अपने ऊपर लोड नहीं दोगे ना, तब तक तुम शायद सक्सेसफुल ना हो पाओ। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, अगर तुम स्टोरी सुनते हो उनकी, तो सुना करो। उनकी स्टोरीज में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि उनकी स्टोरी सुना करो। तो चलिए, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले। अरे यार बच्चों लगा भूत आ गया।
तब तक के लिए गुड बाय।